नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मान लिया है कि उन्होंने संसद लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पैसे और गिफ्ट लेने के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि दर्शन हीरानंदानी को संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्यों दिया था। उन्होंने कहा है कि हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल को उनके कार्यालय में किसी से टाइप कराने के लिए लॉगिन पासवर्ड दिया था। महुआ मोइत्रा ने ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इंटरव्यू में दिए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पहली बार विस्तृत जवाब दिया गया है। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में कहा कि दर्शन हीरानंदानी के कार्यालय में किसी ने वो प्रश्न टाइप किया जो मैंने संसद की वेबसाइट पर दिया था। प्रश्न डालने के बाद वो मुझे जानकारी देने के लिए फोन करते और मैं तभी सवालों को एक बार में पढ़ जाती, क्योंकि मैं हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त रहती हूँ। सवाल डालने के बाद मेरे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आता है, मैं वो ओटीपी दूं तो ही सवाल सबमिट किया जाता है। इसलिए ये आरोप कि दर्शन मेरी आईडी पर लॉगिन कर खुद के प्रश्न पूछे हास्यास्पद है। महुआ मोइत्रा की सफाई दर्शन हीरानंदानी के एक हलफनामा जारी करने के बाद आई है, जिसमें हीरानंदानी ने दावा किया था कि महुआ ने उन्हें संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि वो उनकी ओर से सवाल पोस्ट कर सकें। साक्षात्कार में महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि मैंने संसद लॉगिन एक विदेशी संस्था को दिया है। उन्होंने कहा कि दर्शन हीरानंदानी मेरा दोस्त है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का यह भी दावा है कि दर्शन ने दुबई से लॉगिन किया, मैंने खुद स्विट्जरलैंड से लॉगिन किया है। अगर एनआईसी के सवाल और जवाब इतने गोपनीय हैं तो आप ऐसे आईपी एड्रेस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते। उन आरोपों पर कि उन्होंने पैसे लेकर अडानी के खिलाफ हीरानंदानी के लिए लड़ाई लड़ी, महुआ मोइत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से इंटरव्यू में कहा, मुझे बताएं पैसा कहाँ है। साबित करने वाली मुख्य बात बदले की भावना है। दर्शन ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अडानी पर कहाँ हमला किया है। मेरे सवालों का हलफनामे में दिया गया विश्लेषण हास्यास्पद है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देहादराई की शिकायत फर्जी है। टीएमसी सांसद ने कहा, आपने फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए एक खराब संबंध वाले शख्स का इस्तेमाल किया है और आपने इसका समर्थन करने के लिए मेरे दोस्त के सिर पर बंदूक तान दी है। लेकिन दोनों आरोपों को मेल खाना होगा। महंगे तोहफे लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार दर्शन हीरानंदानी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक हर्मीज स्कार्फ दिया है। मैंने बॉबी ब्राउन मेकअप सेट मांगा। उन्होंने मुझे मैक आई शैडो और बिट पीच लिपस्टिक दी थी। टीएमसी सांसद ने यह भी कहा है कि जब वो मुंबई या दुबई में होती थी, दर्शन की कार उन्हें हवाई अड्डे से पहुंचाती और छोड़ती थी। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूं, और क्या दर्शन इससे ज्यादा कुछ साबित कर सकते हैं। मैंने उनसे कभी कोई नकदी या कुछ और नहीं लिया है। मैं अपनी ईमानदारी पर कायम हूं। सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसे लेने के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अब आरोप लगाया है कि संसद में सवाल नहीं पूछने के लिए उनको पैसे की पेशकश की गई थी। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से उनसे 2 बार संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है ताकि वो उनके साथ मेज पर बैठ सकें और समाधान निकाल सकें। मैंने डील करने से इनकार कर दिया है। मुद्दा ये है कि वो सवाल ना करने के लिए नकद दे रहे थे। कांग्रेस पिछड़ों के मुद्दे को इतनी जोर शोर से उठा रही है कि अब बीजेपी भी ये करने को मजबूर हो गई है। ताजा मामले में तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाती है तो यहाँ का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। बता दें, राहुल गांधी अक्सर अपने मुख्यमंत्रियों के पिछड़े वर्ग से होने की बात कहते रहते हैं। इसी बीच अमित शाह का ये बयान आया है। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा को भारत ने दुखद बताते हुए कहा है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं और पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। कतर ने उन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं भारत ने कहा है कि वो सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि कतर में एक निजी कंपनी में काम करने वाले इन लोगों को पिछले साल जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी कॉलेज परिसरों में यहूदी विरोधी भावना बढ़ती जा रही है। इसे खुद व्हाइट हाउस ने भी माना है और इसकी निंदा की है।
अमेरिकी कॉलेज परिसरों में इजराइल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर व्हाइट हाउस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने गुरुवार को गजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी कॉलेज परिसरों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की अजीब और विरोधी गतिविधियों की निंदा की है। इसमें कहा गया है कि व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव एंड्रू बेट्स ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया है कि कॉलेज परिसरों में यहूदी विरोधी संदेशों का बेहद परेशान करने वाला पैटर्न है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में हमने कॉलेज परिसरों में ऐसे विरोध प्रदर्शन और बयान देखे हैं जो इजराइल राज्य के विनाश की बातें करते हैं। यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान देखने को मिला है। इसके कारण यहूदी छात्रों को खुद को इमारतों के अंदर भी बंद करना पड़ा है। रिपोर्ट कहती है ऐसा लगता है कि देश भर में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं ने व्हाइट हाउस को और अधिक मजबूती से बोलने के लिए प्रेरित किया है। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में गजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव गजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था, लेकिन भारत इस पर वोटिंग से दूर रहा। दूसरी ओर भारत ने हमास के हमले की निंदा करने वाले कनाडा के संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि 2/3 बहुमत न होने से यूएन जनरल असेंबली में यह ड्राफ्ट प्रस्ताव गिर गया। भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इराक, इटली, स्वीडन, यूक्रेन, जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। गजा पट्टी में अभी भी संचार लगभग पूरी तरह से बंद है। फिलिस्तीनी दूरसंचार कंपनी के अनुसार फीडर लाइनों और टावरों पर भारी इजरायली बमबारी के कारण फोन नेटवर्क और इंटरनेट बड़े पैमाने पर काट दिया गया है। अल जजीरा ने कहा है कि हम अपने संवाददाताओं से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट कमेटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट एक समाचार ब्लैकआउट है, जिससे गलत सूचना फैलने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन राइट्स वॉच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गजा में दूरसंचार सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दिए जाने से वहां बड़ी तादाद में लोगों पर होने वाले जुल्म पर पर्दा पड़ सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच में सीनियर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन राइट्स रिसर्चर डेबोरा ब्राउन ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा है कि गजा में जिस तरह से सूचनाओं को ब्लैकआउट करने की कोशिश हो रही है, उससे लोगों पर होने वाले जुल्म को छुपाए जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसमें मानवाधिकार के दमन को और बढ़ावा मिल सकता है। इससे पहले कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी वहां सूचनाओं के ब्लैकआउट पर चिंता जताई थी। कमेटी ने कहा था कि वहां जल्द से जल्द संचार सेवाओं को बहाल किया जाना चाहिए। संगठन का कहना था कि उसके न होने से दुनिया को इस संघर्ष के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। गजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर 3000 से अधिक लोगों ने जकार्ता में अमेरिकी दूतावास पर मार्च किया है। प्रदर्शनकारी शनिवार सुबह 7:30 बजे ही इकट्ठा होने लगे। इंडोनेशियाई राजधानी में भारी किलेबंदी वाले दूतावास की ओर जाते समय कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और अन्य ने काले और सफेद फिलिस्तीनी कैफियाई की शैली में सजाए गए स्कार्फ पहने। पीकेएस पार्टी के सदस्य इस्कॉन कोलबा लुबिस ने रैली का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा है, गजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या मानवता के खिलाफ एक अपराध है जिसे रोका जाना चाहिए। आयोजकों का कहना है कि उन्हें गजा पर इजराइल की लगातार बमबारी को वाशिंगटन के समर्थन के कारण अमेरिकी दूतावास पर मार्च करने का फैसला किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हमले के दौरान ईरानी सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक हथियार भंडार को ध्वस्त कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक इसका इस्तेमाल ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कर रहे थे। अमेरिका ने कहा है यह हमला उसने अपने लोगों को बचाने के लिए किया है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। पेंटागन के ब्रिगेडियर ने कहा है कि पूर्वी सीरिया पर उसके हमले का संबंध इजराइल और हमास संघर्ष से नहीं है। राइडर ने बताया कि 7 अक्टूबर को इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन की फौजों पर 20 से ज्यादा हमले हुए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।